ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्कार। ये जो उपन्यास आज हम ले जा रहे हैं उसके केंद्र में एक मोहल्ला है आरामगंज, और उसका एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, एक चरित्र है, आशिक मियाँ। ये आशिक मियाँ राम भक्त भी है और अपने हुनर और व्यवहार की वजह से वो रंगबाज भी माने जाते हैं। बात बात में राम को याद करते हैं और मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में लोकप्रिय हैं। लेकिन राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति कुछ ऐसे रंग बदलती है कि ये आदमी जो ज्यादा हिंदू था मुसलमान के बजाय, अगर हम इसको उसके चरित्र के हिसाब से देखें, फिर भी वो उसका शिकार हो जाता है। एक दिलचस्प कथा आपकी जुबान में क्या बयान करेंगे? जी, आप राम भक्त रंगबाज की बात कर रहे हैं जो राकेश कायस्थ ने लिखा है और हिंद युग ने जिसे प्रकाशित किया है। यह उपन्यास, इस उपन्यास के नाम से गलतफहमी हो सकती है और कई बार पढ़ते हुए लोगों को लग सकता है कि यह बहुत हल्के किस्म का उपन्यास होगा क्योंकि इसका नाम है राम भक्त रंगबाज। लिखा भी गया है ये लोकप्रिय उपन्यास की शैली में, जिसे आप पॉपुलर अंदाज कह सकते हैं, लेकिन उस अंदाज में लिखा गया एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। आपने जैसा कहा कि आशिक एक पात्र है, आरामगंज एक जगह है जहां वह रहता है, लेकिन आरामगंज के भीतर वह रैयत टोली में रहता है और इस तरह यह प्रतीक भी है, लेकिन एक वास्तविक जगह है आरामगंज, जो हिंदुस्तान है, लेकिन जिसकी मानसिकता में एक तरह का कस्बाईपन छिपा हुआ है, एक तरह की क्षुद्रता छिपी हुई है और वहां तरह तरह की क्षुद्रताएं दिखलाई पड़ती हैं। लेकिन उन क्षुद्रताओं और उस टुच्चेपन के भीतर आदमियत, मानवता, हमदर्दी के बहुत सारे दृश्य जो कि अनायास होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी चलती है, उनमें कोई योजना नहीं होती है, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होता है कि अब हमें मानवीय होना है। लोग स्वाभाविक तौर पर मानवीय होते हैं। जैसे आशिक स्वाभाविक तौर पर राम भक्त हुआ, और उसे अलग से कोई सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की योजना के तहत आशिक का पात्र नहीं बनता है। आशिक का पात्र अपने जीवन की घटनाओं के संयोग से एक ऐसे पात्र में एक ऐसे चरित्र में विकसित होता है जिसकी राम कथा से ज्यादा वाकफियत है, जो हिंदुओं को कहीं ज्यादा हिंदू नजर आता है, जो हिंदुओं के साथ इत्मीनान महसूस करता है। लेकिन उसके साथ ही यह उपन्यास हमें नहीं भूलने देता कि उसकी मुसलमान पहचान एक रुकावट है। जैसे वे तमाम लोग जो आशिक को अपने त्योहारों में उसके करतब के लिए बुलाते हैं, वे उसे मजाक में व्यंग्यात्मक तरीके से उन अपमानजनक संबोधनों से पुकारते रहते हैं और वह उसे बर्दाश्त करता रहता है। और आखिर में जैसा आपने कहा कि एक राजनीति उभरती है और पृष्ठभूमि है राम जन्मभूमि अभियान की, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का अभियान था। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ की प्रतीक्षा हो रही है और उसके स्वागत में बहुत सारा इंतजाम किया जाना है और उससे चीजें बदलने लगती हैं शहर में। समीकरण भी बदलने लगते हैं, लोगों के रिश्ते भी बदलने लगते हैं और आशिक का जीवन तनावपूर्ण होने लगता है। तो आशिक की जो स्वाभाविकता है वह एक विडंबना में बदल जाती है। आशिक स्वयं अपने लोगों के बीच मिसिर जी है, क्योंकि उसका हिंदूपन इतना स्पष्ट है। वह स्वाभाविक तौर पर राम का नाम लेता है, राम जी की कृपा, राम जी की इच्छा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन एक समय उसको यह असंगत लगने लगता है, क्योंकि उसकी मुसलमान पहचान इतनी नुमायां कर दी गई है और सामने रख दी गई है। और अंततः उसको यह अनुमान होता है जब रैयत टोली को उखाड़ देने के लिए एक कानूनी रास्ता निकाला जाता है और उसे वो अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें भी उपन्यासकार ने बहुत सावधानी बरती है। वो ये कि लड़ाई लड़ी जाती है अतिक्रमण के विरुद्ध और वो कानूनी लड़ाई है और उसमें एक हिंदू वकील साथ देते हैं और वह संविधान में विश्वास के चलते साथ देते हैं। वो इसलिए साथ देते हैं कि एक जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और उस लड़ाई में रैयत टोली के लोगों को आशिक की वजह से जीत मिलती है, क्योंकि वह उस
वकील के पास गया था और फिर उस वकील के पास उसे एक हिंदू ने ही भेजा था। तो यह उपन्यास काफी सावधानी से बिना इस चीज को जाहिर किए हुए चलता है, जिसमें वह उम्मीद नहीं खोने देता है। राजनीति का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन स्वाभाविक आदमियत भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे सलाह दे रहा है उसके भीतर कोई मुसलमान विरोधी घृणा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो काफी पेचीदा ढंग से यह उपन्यास आगे बढ़ता है। और जैसा आपने भी कहा था, पहले हम लोगों की इसके बारे में बातचीत हुई थी कि ये बहुत मार्मिक है, क्योंकि इसका अंत जैसे होता है जिसमें आशिक की जीत हो चुकी है, रैयत टोली बच चुकी है, एक हिंदू त्योहार मनाया जाने वाला है जिसका जुलूस निकल रहा है, और आशिक पुराने उत्साह से फिर उसमें अपने कर्तव्य दिखाने आ रहा है, और उपन्यास बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है जब ये मुंह से आग के छल्ले निकालता है और अचानक उस पर एक केरोसिन का कनिस्टर फेंक दिया जाता है और आशिक जलकर मर जाता है। जी। तो ये बहुत ही मार्मिक अंत है इस उपन्यास का। जी। अपूर्वानंद जी, मैं इसमें एक चीज ये देखने की कोशिश कर रहा था कि लेखक ने किस तरह से एक जो हिंदू बहुल समाज है उसमें एक मुसलमान की उपस्थिति को कैसे वो किया है, चित्रित किया है। और उसमें जो एक खास विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि हमें आइडियल मुसलमान ऐसा चाहिए जो राम को महापुरुष माने, जो राम भक्त हो, राम की बात करे, और एक ऐसा पात्र होने के बावजूद उसका अंत किस तरह से होता है, ये एक विरोधाभास हमें दिखता है। तो राजनीति कहती कुछ है, व्यवहार किसी और तरह से करती है। ये इस विरोधाभास को लेखक ने बड़ी खूबी से दिखाया है। मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस उपन्यास की ये भी है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि जिसको आप समाज की पैथोलॉजी कहते हैं, वह समाज की पैथोलॉजी दिखलाई पड़ती है। तो आशिक की मित्रताएं हैं जो हिंदुओं से हैं, लेकिन फिर उनके जो संबोधन है आशिक के प्रति, वो अंततः उसको छोटा करते हैं और उसे धीरे-धीरे ये एहसास होने लगता है कि उसे अपनी जगह बताई जा रही है। उसको बतलाया जा रहा है कि उसकी औकात क्या है, और वो एक हद तक ही मज़ाक कर सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, जबकि उसके साथ पूरी छूट ली जा सकती है। तो एक हिंदू बहुल समाज में एक मुसलमान जो कि हिंदू मित्र मुसलमान है, उसकी नियति क्या है, यह बहुत स्पष्ट है। उसके साथ एक दूसरी बात है जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है, और वह भी कि एक हिंदू बहुल समाज में जाति कैसे हस्तक्षेप करती है। क्योंकि वहाँ एक गोपाल है जो उस बीच में रहता है, रैयत टोली और आरामगंज के बीच में, जिसको ओम जी नेपाल कहते हैं, यानी उस जगह को, क्योंकि पिटने को वो तैयार है, और वह तथाकथित नीची जाति का है, इसलिए उस पर अपनी खींच मुसलमान निकालते हैं। वह हिंदुओं से बहिष्कृत है, लेकिन उस पर उसके हिंदू होने की वजह से, चूंकि वो सबसे दबा कुचला है, खींच निकलती है, उसको पानी नहीं भरने दिया जाता है वगैरह। तो जाति वाले प्रसंग को भी बहुत कलात्मक कौशल के साथ राकेश कायस्थ इसमें लाए हैं कि यानी आप उस विवाह को देखिए जो एक उच्च जाति के राजपूत और लोहार के बीच होता है, फिर उस विवाह को कैसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दामाद आखिरकार इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ जाता है, उसको स्वीकार करना है, लेकिन जाति को बनाए रखना है। तो यह जो खींचतान है हिंदू समाज में, ये चलती रहती है। इस लिहाज से मुझको ये उपन्यास कलात्मक दृष्टि से बहुत सफल उपन्यास लगा। जी, इसके अलावा भी जो सवर्ण जातियों के संबंध दूसरी जातियों के साथ, एक तरफ तो रैयत बस्ती के साथ है, दूसरी तरफ जो वाल्मीकि बस्ती है, दलितों की बस्ती है, उसके साथ क्या संबंध है, दलितों के अंदर किस तरह से एक नई तरह की राजनीति उभर रही है, पिछड़ों की राजनीति किस तरह से उभर रही है, ये इस पूरे उपन्यास में इसको जो विभिन्न परतें हैं, कई परतें हैं, उसको कैसे बुनावट की गई है, ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, उसमें काफी सद्भाव है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि दलित राजनीति है, बल प्रश्न यह है कि दलित राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति के बीच का रिश्ता इसमें दिखलाया गया है।
और क्यों हिंदुत्व की राजनीति अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं उसको, दलितों के इस उभार के चलते, और एक तरह का समझौता करना पड़ता है, और उस वजह से किस प्रकार के चरित्र भी समाज में बनते हैं। मुझे जिस चीज ने ज्यादा आकर्षित किया वो ये कि उस तरह के चरित्रों को भी सामने लाने में राकेश कायस्थ सफल हुए हैं। यानी वो सिर्फ प्रतीक नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि विकृतियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे विकृत चरित्र पैदा होते हैं, लेकिन उन विकृत चरित्रों के भीतर भी एक आदमियत या मानवीयता कहीं शेष रहती है, जो आशिक के मारे जाने के बाद की प्रतिक्रियाओं में दिखलाई पड़ती है। वह मुझे बहुत खास बात लगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि उपन्यास निराशा पर नहीं खत्म होता है। हालांकि निराशा का एक पुट है उसमें, क्योंकि आशिक का बेटा आता है आखिर में, और वह एक बड़ी कंपनी में अब काम कर रहा है। उसका विवाह फिर अंतर धार्मिक है, वो एक ईसाई से विवाह करता है और वो विदेश में बस रहा है। फिर यहाँ थोड़ी निराशा है, क्योंकि वह विदेश में बस रहा है और उसके बसने का कारण यह है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है। लेकिन हाल में जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किया कि बाबरी मस्जिद की जगह को वह राम मंदिर बनाने के लिए दे दे, तो वह जो प्रसंग है, अगर आप उसको पढ़ सकें, आशिक का बेटा मैं जो एक दूसरा प्रसंग पढ़ना चाहता हूं, जो आपने अभी जिक्र किया कि आशिक की मौत के बाद रिएक्शन किस तरह से होता है। एक प्रसंग है, चौक का रंगबाज और अपनी तमाम गद्दारियों का प्रायश्चित कर चुका रैयत टोली का मिस्र कब्र में लेट गया। नमाज जनाजा पढ़ने वाले कमरुद्दीन ने आवाज लगाई, जिन हजरात को मरहूम शेख निजामुद्दीन वली आशिक के आखिरी दीदार करने हों वो कर लें, ताकि सुपुर्द खाक की रस्म शुरू की जा सके। बचपन का दोस्त पवन हटवाल ने झांक कर देखा और हैरत से बोला, जरा स्टाइल देख, कैसा साला सबको मुंह चिढ़ा रहा है। और ये कहते वो पछाड़ खाकर जमीन पर बैठ गया। प्रेम राज भर ने उसे खींच कर गले लगाया, लेकिन 5 मिनट बाद खुद एक पेड़ के तने पर पागलों की तरह लात मारता पाया गया। सीरियल किलर प्रेम, जिसने उस तरह से लेकर पिस्तौल से न जाने कितने लोगों की जान ली है। पेट्रोमैक्स की रोशनी में आलोक ने कब्र में झांक कर देखा, चेहरा भले ही काला पड़ गया हो, लेकिन हाव भाव वही है। गर्दन टेढ़ी है, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहा है। कब्र को अब पटरियों से ढका जा चुका था। इदरीस मियां ने शमी को गोद में पकड़े पकड़े एक मुट्ठी मिट्टी डलवाई। उसके बाद बाकी लोगों ने एक एक करके मिट्टी डाली। नन्हे आशिक की कल्पना में चौक से होते हुए जिन घने जंगलों में राम जी गए थे, उसी जंगल में राम भक्त रंगबाज अपनी पूरी ठसक के साथ सो गया। बिल्कुल, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और मैं सिर्फ 2 मिनट हम और लेंगे। मैं वह पढ़ना चाहता हूं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, जो शमी कहता है आशिक का बेटा अंत में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर 2 ढांचों को गिराकर बनाया जा रहा है। पहला ढांचा अयोध्या में था और दूसरा दिल्ली में। पहला ढांचा मैंने कभी देखा नहीं, उससे मेरा कोई भावनात्मक लगाव भी नहीं है, लेकिन दूसरे ढांचे पर मेरा वजूद टिका था। वह मेरे हिफाजत की गारंटी था। जब वही धराशायी हो गया तो मुझ जैसों के लिए बचा क्या? यह दूसरा ढांचा यानी संविधान जो टूट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में कि मुझे इस उपन्यास में को पढ़ते हुए लगा कि लेखक के मन में बहुत गहरा दर्द है। दर्द अपने समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, और उस दर्द ने इस उपन्यास को संभाल लिया है और इस उपन्यास को ऐसा बनाया है जो पढ़ना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और कलात्मक रूप से इसमें सच्चाई भरी है। तो हम राकेश कायस्थ को बधाई देना चाहते हैं यह उपन्यास लिखने के लिए, और पाठकों से यह कहना चाहते हैं कि इसे ज़रूर पढ़ें। 2021 का मुझे यह सबसे ज़रूरी उपन्यास लगता है। आपको शुक्रिया, क्योंकि आपने इसकी तरफ मेरा ध्यान दिलाया था। नहीं, ये तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, लेकिन संयोग से राकेश कायस्थ से बात हुई और ये उपन्यास मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने
व्यक्ति के मनोविज्ञान को और समाज के मनोविज्ञान को दोनों को जोड़कर पढ़ा है और पूरे सामाजिक राजनीतिक संदर्भों के साथ उसकी तमाम परतों के साथ ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही विशिष्ट कौशल उन्होंने इस उपन्यास में दिखाया है, जिसके लिए जैसा आपने कहा वो बधाई के हकदार है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।